अध्याय 11 क्विडिच। नवंबर आते ही मौसम बहुत ठंडा हो गया। स्कूल के चारों तरफ के पहाड़ बर्फ के कारण सफ़ेद हो गए और झील के ठंडे स्टील की तरह ठोस हो गई। हर सुबह मैदान बर्फ से ढक जाता था। ऊपर की खिड़कियों से हैग्रिड दिख जाता था, जो छछूंदर की खाल के लंबे ओवरकोट, खरगोश के फर वाले दस्ताने और ऊँट बिलाव के चमड़े वाले विशालकाय जूतों में लैस होकर क्विडिच की पिच पर जादुई झाड़ुओं पर जमी बर्फ हटाता था। क्विडिच का मौसम शुरू हो गया था। कई सप्ताह प्रैक्टिस करने के बाद हैरी शनिवार को अपना पहला मैच खेलने वाला था, जो गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के बीच हो रहा था। अगर गरुड़ द्वार जीत जाएगा तो हाउस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। शायद ही किसी ने हैरी को खेलते देखा था, क्योंकि वुड ने फैसला किया था कि हैरी को गुप्त हथियार के रूप में छुपाकर रखना है। परंतु यह खबर किसी तरह फैल गई कि वह खोजी के रूप में खेलने वाला है, और हैरी को पता नहीं था कि क्या ज़्यादा बुरा है, लोगों का यह कहना कि वह बहुत बढ़िया खेलेगा, या यह कि वे उसके नीचे गद्दा लेकर दौड़ेंगे ताकि गिरने पर उसे झेल लें। यह सचमुच उसका सौभाग्य था कि उसके पास अब हरमायनी जैसी दोस्त थी। हैरी नहीं जानता था कि उसकी मदद के बिना वह अपना इतना सारा होमवर्क कैसे पूरा कर पाता, क्योंकि वुड टीम से आखिरी मिनट की ढेर सारी क्विडिच प्रैक्टिस करवा रहा था। हरमायनी ने उसे क्विडिच शुरुआत से आज तक किताब भी पढ़ने के लिए दी, जो बहुत रोचक निकली। उस किताब को पढ़कर हैरी ने यह जाना कि क्विडिच में फाउल करने के 700 तरीके होते हैं, और यह सभी 1473 में हुए वर्ल्ड कप मैच में हो चुके हैं। उसे यह जानकारी भी मिली कि खोजी आमतौर पर सबसे छोटे और सबसे फुर्तीले खिलाड़ी होते हैं, और सबसे गंभीर क्विडिच घटनाएं उन्हीं के साथ होती हैं। उसने ये भी पढ़ा कि हालांकि लोग क्विडिच खेलते समय शायद ही कभी मरे हों, परंतु कई रेफरी जरूर गायब हो गए थे, जो कई महीनों बाद सहारा के रेगिस्तान में नजर आए। जब से हैरी और रॉन ने हरमायनी को दैत्य से बचाया था, तब से हरमायनी नियम तोड़ने के बारे में थोड़ी ज़्यादा उदार हो गई थी, और इस वजह से उसका स्वभाव भी पहले से अच्छा हो गया था। हैरी के पहले क्विडिच मैच में एक दिन पहले वे तीनों बीच की छुट्टी में ठिठुरते हुए अहाते में बाहर आए। हरमायनी ने जादू से एक चमकीली नीली रोशनी जला दी, जिसे एक मुरब्बे के जार में ले जाया जा सकता था। वे लोग अचानक ताकते हुए उसकी तरफ पीठ करके खड़े थे कि तभी स्नेप अहाते से गुजरा। हैरी ने तत्काल देख लिया कि स्नेप लंगड़ा रहा था। हैरी, रॉन और हरमायनी थोड़े सट कर खड़े हो गए ताकि स्नेप को आग ना दिखे। उन्हें विश्वास था कि जादू की आग जलाने की इजाज़त नहीं होगी। दुर्भाग्य से उनके चेहरे के अपराधी भाव को स्नेप ने देख लिया। वह लंगड़ाता हुआ वहां आया। उसने आग तो नहीं देखी, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कारण की तलाश में था ताकि उन्हें वहां से दफा किया जा सके। पॉटर, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्विडिच शुरुआत से आज तक थी। हैरी ने स्नेप को किताब दिखाई। लाइब्रेरी की किताबें स्कूल के बाहर ले जाना मना है, स्नेप ने कहा। यह मुझे दो। गरुड़ द्वार के 5 नंबर काट लिए जाएंगे। जब स्नेप लंगड़ाता हुआ दूर चला गया तो हैरी गुस्से में बड़बड़ाया। उसने यह नियम अभी अभी बनाया है। मैं सोच रहा हूँ उसके पैर में क्या हुआ है। क्या पता, पर भगवान करे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, रॉन ने कड़वाहट से कहा। उस शाम को गरुड़ द्वार के हॉल में बहुत शोर हो रहा था। हैरी, रॉन और हरमायनी एक खिड़की के पास इकट्ठे बैठे थे। हरमायनी हैरी और रॉन का सम्मोहन का होमवर्क देख रही थी। वह उन्हें कभी अपने होमवर्क की नकल नहीं करने देती थी। तुम लोग किस तरह सीखोगे? परंतु हरमायनी ने अपना होमवर्क पढ़वाने के बाद उन लोगों को वैसे भी सही जवाब मिल जाते थे।
हैरी बेचैन हो रहा था। वह क्विडिच शुरुआत से आज तक वापस चाहता था ताकि उसका मन कल के मैच की चिंता से दूर हट सके। वह स्नेप से इतना क्यों डर रहा था? उठते हुए उसने रॉन और हरमाइनी को बताया कि वह स्नेप से पूछने जा रहा है कि क्या उसकी किताब उसे वापस मिल सकती है। मैं नहीं, तुम जाओ, दोनों ने एक साथ कहा। परंतु हैरी यह सोच रहा था कि बाकी टीचर्स के सामने स्नेप मना नहीं कर पाएगा। वह नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। शायद स्नेप ने उसकी किताब को वहीं पर छोड़ दिया हो। कोशिश करके देखने में क्या ही हर्ज है। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर झाँका और उसकी आंखों ने एक भयानक दृश्य देखा। स्नेप और फिल्च अंदर अकेले थे। स्नेप ने अपने कपड़े घुटनों के ऊपर उठा रखे थे। उसका एक पैर खून से लथपथ था और बुरी तरह घायल था। फिल्च स्नेप को बैंडेज दे रहा था। भयानक चीख, स्नेप कह रहा था। 3 सिरों पर आप एक साथ नज़र कैसे रख सकते हैं? हैरी ने दरवाजे को धीमे से बंद करने की कोशिश की, परंतु पॉटर। स्नेप का चेहरा गुस्से के कारण टेढ़ा हो गया और उसने अपने कपड़े जल्दी से नीचे किए ताकि पैर छुपा जाए। हैरी ने थूक निकला। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी किताब वापस मिल सकती है? दफ़ा हो जाओ बाहर। इससे पहले कि स्नेप करू द्वार के पॉइंट काट सके, हैरी वापस लौट गया। वह ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ गया। क्या तुम्हें किताब मिल गई? रॉन ने हैरी के पास आते ही पूछा। क्या बात है? धीमी आवाज़ में हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? उसने हाँफते हुए अपनी बात खत्म की। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी। जब हमने उसे देखा था तो वह वहीं जा रहा था। स्नेप उस चीज़ के पीछे है जिसकी रखवाली वह कुत्ता कर रहा है और मैं अपनी जादुई झाड़ी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ कि उसी ने ध्यान बटाने के लिए दैत्य को अंदर घुसाया था। हरमाइनी की आंखें फटी रह गईं। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। मैं जानती हूँ कि वे बहुत भले नहीं हैं, परंतु वे उस चीज़ को चुराने की कोशिश नहीं करेंगे जिसे डम्बलडोर सुरक्षित रखना चाहते हैं। सच में हरमाइनी, तुम तो ऐसे सोचती हो जैसे सब टीचर संत महात्मा हो, रॉन ने जवाब में कहा। मैं हैरी के साथ हूँ। मुझे लगता है स्नेप कुछ भी कर सकता है, परंतु वह किसी चीज़ के पीछे है। वह कुत्ता किसकी रखवाली कर रहा है? हैरी जब बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था। नेविल जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, परंतु हैरी की आंखों में तो नींद का नामो निशान ही नहीं था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की। उसे नींद की ज़रूरत थी। उसे नींद चाहिए थी। कुछ ही घंटे बाद उसका पहला क्विडिच मैच होने वाला था, परंतु जब हैरी ने स्नेप का पैर देखा तो स्नेप के चेहरे पर जो भाव था उसे भूलना आसान नहीं था। अगली सुबह बहुत चमकदार और ठंडी थी। बड़ा हॉल भुने कबाबों की जायकेदार खुशबू और खुशनुमा चर्चाओं से भरा था। सभी एक अच्छे क्विडिच मैच का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए। मैं कुछ नहीं खाना चाहता। सिर्फ थोड़ा सा तो टोस्ट खा लो, हरमाइनी ने मनाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। हैरी की हालत बहुत बुरी थी। 1 घंटे में वह पिच पर उतर रहा होगा। हैरी, तुम्हें ताकत चाहिए, सीमस फिनिगन ने कहा। सामने वाली टीम हमेशा खोजी को ही सबसे ज़्यादा परेशान करती है। धन्यवाद सीमस। हैरी ने देखा कि सीमस उसके कबाबों पर ढेर सारा केचप उड़ेल रहा था। 11 बजे तक पूरा स्कूल क्विडिच पिच के चारों तरफ बने स्टैंड्स में बैठा था। कई विद्यार्थियों के पास दूरबीनें थीं। हालांकि सीटें हवा में ऊपर उठी हुई थीं, परंतु इसके बावजूद कई बार यह देखना मुश्किल होता था कि खेल में क्या हो रहा है।
रॉन और हरमाइनी ऊपर की लाइन में नेविल, सीमस और डीन, जो वेस्ट हैम का फैन था, के साथ बैठे थे। हैरी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उन्होंने एक बड़ा बैनर पेंट किया था जो स्कैबर्स द्वारा बर्बाद की गई एक चादर पर बना था। इस बैनर पर लिखा था, पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। डीन की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और उसने नीचे गरुड़द्वार का बड़ा सा शेर बना दिया। इसके बाद हरमाइनी ने इस पर थोड़ा सा जादू भी किया ताकि पेंट अलग अलग रंग में चमकता रहे। इस बीच चेंजिंग रूम में हैरी और टीम के बाकी सदस्य अपने लाल क्विडिच दुशाले पहन रहे थे। नाग शक्ति के खिलाड़ी हरे रंग में खेल रहे थे। वुड ने सबको खामोश करने के लिए अपना गला साफ किया। अच्छा लड़कों, उसने कहा। और लड़कियों, धावक एंजेलिना जॉनसन ने कहा। और लड़कियों, वुड ने सहमत होते हुए कहा। यही मौका है, बहुत बड़ा मौका, फ्रेड वीजली बोला। वह मौका जिसका हम सबको इंतजार था, जॉर्ज ने कहा। हमें ओलिवर का भांसड़ रटा हुआ है, फ्रेड ने हैरी को बताया। हम पिछले साल भी टीम में थे। तुम दोनों चुप रहो, वुड ने कहा। बरसों बाद गरुड़द्वार को इतनी अच्छी टीम मिली है। हम जीतने जा रहे हैं, मैं जानता हूँ। उसने उन सबकी तरफ गुस्से से घूरा, मानो कह रहा हो, वरना। ठीक है, अब समय हो गया है, गुड लक। हैरी चेंजिंग रूम में फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे बाहर निकला और वह आशा कर रहा था कि उसके घुटने उसका साथ न छोड़ दें। जब वे लोग पिच पर पहुंचे तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। मैडम हुच रेफरी थीं। वे पिच के बीचों बीच खड़ी थीं और अपनी झाड़ू हाथ में लेकर दोनों टीमों का इंतजार कर रही थीं। जब सभी खिलाड़ी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, तुम सभी कान खोलकर सुन लो, मैं अच्छा और साफ सुथरा खेल चाहती हूँ। हैरी ने देखा कि खास तौर पर नाग शक्ति के कप्तान मार्क्स फ्लिंट को देखते हुए यह कह रही थीं, जो 5th ईयर में था। फ्लिंट को देखकर हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर दैत्य का थोड़ा थोड़ा खून बह रहा हो। कनखियों से उसने ऊपर उड़ रहे बैनर को देखा जो भीड़ के ऊपर लहरा रहा था और उस पर चमकते हुए शब्द उभर रहे थे, पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। उसका दिल उछल पड़ा, उसके अंदर हिम्मत आ गई। अपनी अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाइए। हैरी अपनी निम्बस 2000 पर चढ़ गया। मैडम हुच ने अपनी चांदी की सीटी जोर से बजाई। 15 झाड़ुएं एक साथ हवा में ऊपर उठीं और उड़ती चली गईं। खेल शुरू हो गया और तूफान को तत्काल गरुड़द्वार की एंजेलिना जॉनसन ने अपने कब्जे में कर लिया है। यह लड़की कितनी ही अच्छी धावक है और सुंदर भी। जॉर्डन, सॉरी प्रोफेसर। वीजली बंधुओं का दोस्त ली जॉर्डन मैच की कमेंट्री कर रहा था और प्रोफेसर मैगोनगल उस पर कड़ी निगरानी रखी थी और वह चकमा देते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने एक अच्छा और वह चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है। उसने एक अच्छा सा पास दिया एलिसिया स्निपेट को, जो ओलिवर वुड की एक अच्छी खोज है। पिछले साल तक रिजर्व खिलाड़ी थी। एक बार फिर जॉनसन के पास, और नहीं, नाग शक्ति ने तूफान को छीन लिया है। नाग शक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट के पास तूफान आ गया है और वे चल दिए हैं। फ्लिंट किसी बाज की तरह उड़ रहे हैं। वे स्कोर करने ही वाले हैं। नहीं, उन्हें गरुड़द्वार के रक्षक वुड ने बहुत ही शानदार तरीके से रोका। गरुड़द्वार ने तूफान को अपने कब्जे में कर लिया है। गरुड़द्वार की धावक केटी बेल के पास तूफान है और फ्लिंट के पास शानदार गोता लगाते हुए वह एक बार फिर मैदान में आगे बढ़ रही है और ये आउच, इससे बहुत चोट पहुंची होगी क्योंकि उनके सिर पर एक पहलवान टकरा गया। तूफान नाग शक्ति के पास आ चुका है। अब इंडियन पीयूसी गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु उनका रास्ता एक और पहलवान ने रोका जिसे फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने उसकी तरफ भेजा था। ये नहीं बता सकता कि दोनों में से किसने। जो भी हो,
गरुड़द्वार के मारक ने शानदार प्रदर्शन किया है और तूफान एक बार फिर जॉनसन के कब्जे में आ गया है। सामने खाली मैदान पड़ा है और वे तेजी से चली जा रही हैं। वे सचमुच उड़ रही हैं। तेजी आते हुए पहलवान से बचते हुए सामने गोल पोस्ट है। शाबाश एंजेलिना! रक्षक बेलचिली ने गोता लगाया पर वे चूक गए। गरुड़द्वार ने गोल कर दिया। गरुड़द्वार की तालियों की आवाज़ ठंडी हवा में गूंज गई, जबकि नाग शक्ति की दर्द भरी कराहें और आहें साफ सुनाई दे रही थीं। चलो खिसको, जगह दो। हैग्रिड! रॉन और हरमाइनी सटकर बैठ गए ताकि हैग्रिड के बैठने के लिए पर्याप्त जगह बन सके। मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था, हैग्रिड ने अपनी गर्दन में लटकते दूरबीन को थपथपाते हुए कहा। परंतु भीड़ के साथ बैठकर मैच देखने का मजा ही अलग होता है। अभी तक सुनहरी गेंद नजर नहीं आई है ना? नहीं, रॉन ने कहा। हैरी को अभी तक ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। उसने अपने आप को मुसीबत से बचाया हुआ है, यही क्या कम है? हैग्रिड ने कहा और अपनी दूरबीन उठाते हुए ऊपर आसमान में उस छोटे से बिंदु की तरफ देखा जो हैरी था। उनके बहुत ऊपर हैरी मैदान के चारों तरफ मंडरा रहा था और सुनहरी गेंद को देखने के लिए आंखें जमाए था। यह उसकी और वुड की खेल की योजना का हिस्सा था। तब तक दूर ही रहो जब तक कि सुनहरी गेंद न दिख जाए, वुड ने कहा था। हम नहीं चाहते कि तुम पर सही समय से पहले हमला हो। जब एंजेलिना ने स्कोर किया तो हैरी ने 2 कलाबाजियां दिखाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। इसके बाद वह एक बार फिर सुनहरी गेंद को चारों तरफ खोजने लगा। एक बार उसे सोने की झलक दिखी, परंतु वह बिजली बंदूकों में से किसी एक की कलाई घड़ी का सिर्फ एक प्रतिबिंब था। फिर एक पहलवान ने उसकी तरफ आने का फैसला कर लिया। पहलवान किसी तोप की गोली की तरह आ रहा था, परंतु हैरी ने उसे चकमा दे दिया और फ्रेड वीजली उसका पीछा करते हुए आया। सब ठीक है हैरी, वह चिल्लाया और फिर पहलवान को तेजी से मार्कस फ्लिंट की तरफ मार दिया। नाग शक्ति के पास तूफान है, ली जॉर्डन बोल रहा था। धावक पीयूसी ने 2 पहलवानों, 2 बिजली बंधुओं और धावक बेल से बचते हुए तेज गति पकड़ ली है और वे जा रहे हैं। 1 मिनट, क्या सुनहरी गेंद थी? भीड़ में एक शोर हुआ। तब एंड्रियन पीयूसी ने तूफान को नीचे गिर जाने दिया, क्योंकि वह अपने कंधे के पीछे से उस सुनहरी गेंद रोशनी को जाते देख रहा था जो उसके बाएं कान के पास से गुजरी थी। हैरी ने उसे देख लिया। बहुत रोमांचित होकर उसने सोने की झलक के पीछे गोता मारा। नाग शक्ति के खोजी टेरेंस हिक्स ने भी उसे देख लिया था। वे दोनों लगभग एक साथ सुनहरी गेंद की तरफ झपट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी धावक भूल गए थे कि उन्हें क्या करना था और इसके बजाय वे बीच हवा में खड़े होकर देखने में लगे हुए थे। हैरी जो है वो हिक्स से अधिक तेज था। वह छोटी गोल गेंद को देख सकता था जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से आगे चल रही थी। उसने अपनी गति थोड़ी और बढ़ा ली। भड़ाम! नीचे गरुड़द्वार के समर्थकों के मुंह से गुस्से भरी गर्जना निकली। मार्कस फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी का रास्ता रोका, जिस वजह से हैरी की झाड़ू अपने रास्ते से भटक गई और हैरी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। फाउल! गरुड़द्वार के समर्थक चीखे। मैडम बूश ने गुस्से से फ्लिंट को फटकार लगाई और गरुड़द्वार को एक पेनल्टी दी। नाग शक्ति के गोल पोस्ट के ठीक सामने, परंतु इस सारे झमेले में जाहिर था सुनहरी गेंद एक बार फिर गायब हो चुकी थी। नीचे स्टैंड में डीन थॉमस चिल्ला रहा था, उसे बाहर करो रेफरी, रेड कार्ड दिखाओ। यह फुटबॉल नहीं है डीन, रॉन ने उसे याद दिलाया। क्विडिच में लोगों को मैदान के बाहर नहीं निकाला जाता और रेड कार्ड क्या होता है वो तो किसी को पता ही नहीं था। परंतु हैग्रिड डीन के पक्ष में था। उन्हें नियम बदलना चाहिए। फ्लिंट हैरी को नीचे भी गिरा सकता था। ली जॉर्डन भी अपने आप को पक्ष लेने से नहीं रोक पाया। तो इस स्पष्ट और घटिया धोखाधड़ी के बाद जॉर्डन, प्रोफेसर मैगोनिगल गरजी, मेरा मतलब है इस साफ और घटिया फाउल के बाद जॉर्डन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ठीक है,
फ्लिंट ने गुरुद्वार के खोजी को लगभग जान से मार दिया था, परंतु मुझे विश्वास है ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुद्वार को एक पेनल्टी जो स्निपेट ने ली और उसे भूगोल में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं और खेल आगे चल रहा है। तूफान अब भी गुरुद्वार के पास है। जब हैरी ने एक और पहलवान को चकमा दिया तो उसके सिर के पास से खतरनाक तरीके से गुजरा। तभी यह अचानक हुआ। उसकी झाड़ू ने अचानक भयानक झटका दिया। एक पल तो उसने सोचा कि वह गिरने वाला है। उसने अपने दोनों हाथ और घुटनों से झाड़ू को कसकर पकड़ लिया। उसे इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। यह दोबारा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ू उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, परंतु निम्बस 2000 अचानक अपने सवार को गिराने का फैसला नहीं करती। हैरी ने वापस पलटकर गुरुद्वार के गोल पोस्ट की तरफ जाने की कोशिश की। उसका आधा मन हो रहा था कि वह वुड से टाइम आउट लेने के लिए कहे, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी झाड़ू नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। वह उसे घुमा नहीं सकता था, वह उसे दिशा नहीं दे सकता था। झाड़ू हवा में हिचकोले खा रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में ज़बरदस्त झटके दे रही थी, जिसके कारण वह उस पर से लगभग गिर जाता। ली अब भी कमेंट्री कर रहा था। तूफान अब नाग शक्ति के कब्जे में है। फ्लिंट के पास उसने स्निपेट को पास कर दिया, फिर बेल को पास मिला। एक पहलवान उसके चेहरे पर कस कर पड़ा। आशा है उसकी नाक टूट गई होगी। सिर्फ मजाक कर रहा था प्रोफेसर। नाग शक्ति ने गोल कर दिया। अरे नहीं, नाग शक्ति के समर्थक खुशियां मना रहे थे। किसी ने यह नहीं देखा कि हैरी की झाड़ू अजीब हरकतें कर रही थी। वह उसे धीरे धीरे और अधिक ऊंचाई पर ले जा रही थी, खेल से दूर, और चलते समय वह झटके दे रही थी और बुरी तरह हिल रही थी। ना जाने हैरी क्या कर रहा है, हैग्रिड बुदबुदाया। उसने अपने दूरबीन में से घूरा। अगर हम बेहतर ना जानते तो हम यही कहते कि उसकी झाड़ू उसके काबू में नहीं है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक स्टैंड में चारों तरफ लोग हैरी की तरफ इशारा करने लगे। उसकी झाड़ू अब पलटियां खाने लगी थी और हैरी किसी तरह बस उसे पकड़े हुआ था। तभी पूरी भीड़ की सांस रुक गई। हैरी की झाड़ू ने बहुत जोर से झटका दिया और हैरी उससे लटक गया। वह अब झाड़ू से झूल रहा था और उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़े हुए था। जब फ्लिंट ने उसे टक्कर मारी थी तो कहीं उस वक्त उसने झाड़ू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई ना? सीमस फिनिगन ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, हैग्रिड ने कांपती आवाज़ में कहा। ताकतवर काले जादू के सिवाय जादू झाड़ू के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। निम्बस 2000 के साथ यह कोई आम बच्चा नहीं कर सकता है। जब हरमाइनी ने यह सुना तो उसने हैग्रिड की दूरबीन छीन ली, परंतु हैरी की तरफ देखने के बजाय वह हड़बड़ाकर भीड़ में देख रही थी। तो क्या कर रही हो? रॉन ने पूछा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं जानती थी, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। स्नेप की तरफ देखो। रॉन ने दूरबीन ली। स्नेप उसके सामने स्टैंड के बीच में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें हैरी पर जमा रखी थी और वह धीमे धीमे लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। वह कुछ कर रहा है, वह झाड़ू पर जादू कर रहा है, हरमाइनी ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? यह मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कि रॉन कुछ और कह पाए, हरमाइनी गायब हो गई। रॉन ने अपनी दूरबीन फिर हैरी की तरफ घुमाई। उसकी झाड़ू अब भी इतनी तेजी से कांप रही थी कि उससे ज़्यादा देर तक लटकना संभव नहीं था। सारे दर्शक अब खड़े हो गए थे और दहशत से देख रहे थे कि वीजली बंदूक किस तरह हैरी को अपनी झाड़ू पर सुरक्षित खींचने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार जब भी वे उसके पास जाते थे तो झाड़ू और ज़्यादा ऊपर उछल जाती थी। वे लोग नीचे आकर उसके ठीक नीचे गोल गोल घूमने लगे। जाहिर था कि उसके गिरने की स्थिति में वे लोग उसे पकड़ने की आशा कर रहे थे। मार्कस फ्लिंट ने तूफान को अपने कब्जे में किया और बिना किसी के देखे 5 गोल कर दिए। जल्दी हरमाइनी, रॉन हताश होकर बुदबुदा रहा था। हरमाइनी लोगों को धकेलते हुए उस स्टैंड तक पहुंची जहां स्नेप खड़ा था। वह अब उसके पीछे वाली लाइन में दौड़ रही थी। जब
उसने अगली लाइन में बैठे प्रोफेसर क्विल को सिर की सीधी टक्कर मारी। तब भी वह सॉरी कहने के लिए नहीं रुकी। स्नेप के पास पहुंचते ही वह झुकी, अपनी छड़ी बाहर निकाली और कुछ चुने हुए शब्द कहे। उसकी छड़ी से चमकीली नीली आग निकली और स्नेप के कपड़ों के सिरे पर लग गई। स्नेप को यह एहसास होने में शायद 3 सेकंड लग गए कि उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उसने अचानक चौंकने की आवाज़ में हरमाइनी को बता दिया कि काम हो गया था। स्नेप के पास से आग लौटकर अपनी जेब में रखे एक छोटे से जार में वापस रखते हुए वह वापस लौट गई। स्नेप को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। इतना काफ़ी था। ऊपर हवा में हैरी अचानक अपनी झाड़ू पर बैठने में सफल हो गया। नेविल, अब तो ऊपर देख सकते हो, रॉन ने कहा। नेविल पिछले 5 मिनट से हैग्रिड की जैकेट में मुंह छुपाकर सुबक रहा था। जब हैरी जमीन की तरफ तेजी से उतर रहा था तो भीड़ ने उसे अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखते हुए देखा मानो उसे उल्टी आ रही हो। वह अपने दोनों हाथों और पैरों के बल पिच पर कूदा, खांसा और उसके हाथ में कोई सुनहरी चीज नीचे गिरी। मैंने सुनहरी गेंद पकड़ ली है, वह चीखा और उसने सुनहरी गेंद को अपने सिर के ऊपर चारों तरफ लहराया। खेल पूरी तरह दुविधा में समाप्त हुआ। उसने उसे पकड़ा नहीं था, उसने उसे लगभग निगल लिया था। नाग शक्ति का कप्तान फ्लिंट 20 मिनट बाद भी खींच रहा था, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। हैरी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था और ली जॉर्डन अब भी खुशी खुशी चिल्लाकर परिणाम बता रहा था। गरुड़ध्वज 60 के मुकाबले 170 पॉइंट से जीत गया था। हैरी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। वह तो हैग्रिड की झोपड़ी में रॉन और हरमाइनी के साथ बैठकर कड़क चाय पी रहा था। यह स्नेप की कारस्तानी थी। हरमाइनी और मैंने उसे देखा था। वह तुम्हारी झाड़ू पर जादू कर रहा था, बुदबुदा रहा था और तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। बकवास, हैग्रिड ने कहा, जिसने स्टैंड में अपने पास कहा गया एक भी शब्द नहीं सुना था। स्नेप इस तरह का काम क्यों करेगा? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। हैरी ने फैसला किया कि सच बताना ही ठीक रहेगा। मैंने उसके बारे में एक राज जान लिया है, उसने हैग्रिड से कहा। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी, जिसने उसे काट लिया। हमें लगता है कि स्नेप वह चीज़ चुराने की कोशिश कर रहा था जिसकी वह कुत्ता रखवाली कर रहा है। हैग्रिड के हाथ से चाय की केतली गिर गई। तुम फ्लफी के बारे में कैसे जानते हो? उसने कहा। फ्लफी? हाँ, वह कुत्ता हमारा है। हमने उसे एक ग्रीक आदमी से खरीदा था जिससे हम पिछले साल बियर बार में मिले थे। हमने उसे डम्बलडोर को रखवाली करने के लिए उधार दिया है। हाँ? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। अब हमसे और कुछ मत पूछना, यह बहुत खुफिया है, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। परंतु स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। बकवास, हैग्रिड ने दोबारा कहा। स्नेप हॉगवर्ट्स के टीचर हैं, वे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर उसने हैरी को मारने की कोशिश क्यों की? हरमाइनी चीखी। दोपहर की घटनाओं ने निश्चित रूप से स्नेप के बारे में उसके विचार बदल दिए थे। मैं पहचान सकती हूँ कि कब जादू किया जा रहा है, हैग्रिड। मैंने इस बारे में सब कुछ पढ़ा है। जादू करते वक्त आंखों का संपर्क नहीं टूटना चाहिए और स्नेप पलकें नहीं झपका रहा था। मैंने उसे देखा था। हम तुम्हें बता रहे हैं तुम गलत हो, हैग्रिड ने गर्म होकर कहा। हम नहीं जानते कि हैरी की झाड़ू ने इस तरह की हरकत क्यों की, परंतु स्नेप कभी किसी विद्यार्थी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अब तुम तीनों हमारी एक बात सुनो। तुम उन चीज़ों में अपनी टांग नहीं फंसा रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह खतरनाक है। तुम कुत्ते के बारे में भूल जाओ। इस बारे में भूल जाओ कि वह किसी चीज़ की रखवाली कर रहा है। यह तो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच का मामला है। हाँ, हैरी ने कहा। तो कोई निकोलस फ्लेमेल भी इसमें शामिल है ना? मुंह से यह बात निकल जाने के बाद
हैग्रिड खुद से बहुत नाराज़ लग रहा था।